हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एलेक्स कोचिंग क्लासेज। सो बच्चों, हम लोग पढ़ रहे थे ओसवाल का सैम्पल पेपर 5। ये फोर्थ पार्ट है। इससे पहले मैंने पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 वीडियो अपलोड किया है। अब आपने शायद देख लिया होगा। अगर आपने नहीं देखा है तो जाकर के देख लीजिए। डिस्क्रिप्शन में वीडियो का लिंक मिल जाएगा। और अगर आप नए व्यूअर्स हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, सो दैट कि आपको नए वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। चलिए, इस पार्ट में हम क्वेश्चन नंबर 29 से स्टार्ट करने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन क्या रहा है? साइन थीटा प्लस कॉसेक थीटा का होल स्क्वायर, साइन थीटा प्लस कॉसेक थीटा इसका होल स्क्वायर, और प्लस कॉस प्लस सेक का होल स्क्वायर। नेक्स्ट क्या है? प्लस कॉस थीटा प्लस सेक थीटा का होल स्क्वायर इक्वल्स हमें प्रूव करना है 7 प्लस टेन स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। तो ये हमारा एलएचएस है। आपको करना क्या है कि ए प्लस बी का आइडेंटिटी लगा देना है। तो ए प्लस बी का जो होल स्क्वायर होता है, आप सबको पता होगा, ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर प्लस का 2ab। ठीक है, ये आइडेंटिटी होता है। यही आइडेंटिटी हमें यूज कर लेना है। तो देखिए, साइन प्लस कॉसिक का अगर होल स्क्वायर आप करते हो, पहला होगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉसेक स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा, 2 साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा प्लस कॉस प्लस सेक का होल स्क्वायर आप करोगे तो पहला आएगा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस सेक स्क्वायर थीटा प्लस 2 कॉस थीटा इंटू सेक थीटा। अब आप सबको पता होगा कि साइन इंटू कॉसिक जो है वो 1 होता है। तो देखिए, साइन इंटू कॉसिक, इसके जगह पे आप 1 रखोगे तो 2 इंटू 1 2 हो जाएगा। यहाँ भी कॉस इंटू सेक जो है वो 1 हो जाएगा। बात आ रही है समझ में? सो अब देखिए, अब जो जो पार्ट लेफ्ट रह गया उसको लिखना है। तो साइन स्क्वायर थीटा लेफ्ट बचा है, प्लस का कॉस स्क्वायर थीटा बचा, प्लस कॉसिक को आप लिख सकते हो 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, तो 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, प्लस सेक को आप लिख सकते हो 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा प्लस 2 और 2 4। अब आपको ये भी पता होगा कि साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 1 होता है। अब सारे को प्लस कर दीजिए, तो 1 2 3 और 4 7। सो टोटल कितने हो गए? 7। तो 7 प्लस टेन स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, यही आपका आंसर हो गया। ठीक है, यही हमारा आरएचएस, यही प्रूफ करना था। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका, वो क्वेश्चन नंबर 29 था ये। अब क्वेश्चन नंबर 30 है। क्वेश्चन नंबर 30 एनसीईआरटी से लिया गया क्वेश्चन है, एकदम एग्जैक्ट 10.2 का क्वेश्चन नंबर 4 है। कह रहा है प्रूव दैट द टेंजेंट ड्रॉन एट द एंड ऑफ द डायमीटर ऑफ ए सर्कल आर पैरेलल। ये बहुत बार हम सब ने किया है, चैप्टर में भी आपने किया होगा, उसके बाद भी बहुत सारे क्वेश्चन में हमने प्रूव किया था। चलिए देखते हैं। सपोज कीजिए ये एक सर्कल है, ये इसका डायमीटर, अब यहां से आपको टेंजेंट खींचना है। किस स्टेप से? सपोज कीजिए ये हमने टेंजेंट ड्रॉ कर दिया है। यहाँ पर हम लेट कर लेते हैं, ये सेंटर है ओ। दो टेंजेंट नेमिंग कर दीजिए, लेट इट बी ए बी सी डी। पॉइंट ऑफ कांटेक्ट ये पी सपोज कर लो और ये क्यू। आपको लिखना है लेट ओ बी द सेंटर O be the center and AB and CD are two tangent। अब देखिए, ये अगर दो टेंजेंट हमने ड्रॉ कर दिया है, अब यहाँ आता है टू प्रूफ। टू प्रूफ डिस्क्रिप्शन आप चाहो तो और भी ज़्यादा लिख सकते हो कि पी ओ क्यू जो है डायमीटर है, ठीक है ना, पी और क्यू पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है। इस तरीके से आप चाहो तो और ज़्यादा लिख सकते हो, नहीं तो इतना भी चलेगा। हमें प्रूफ क्या करना है? तो ए बी पैरेलल
सी डी। ठीक है, चलिए टू प्रूफ हो गया। अब प्रूफ, प्रूफ में क्या हो जाएगा, तो देखिए पी एंड क्यू आर पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट लिख सकते हो आप, पी एंड क्यू आर पॉइंट्स ऑफ कॉन्टैक्ट। नेक्स्ट स्लाइड में हम चलते हैं, थोड़ा सा ज़्यादा डिस्क्रिप्शन लिखना पड़ेगा इसमें। तो पी एंड क्यू आर पॉइंट्स ऑफ कॉन्टैक्ट, और दूसरा चीज़ क्या था, ओ पी एंड ओ क्यू आर रेडियस, ओ पी एंड ओ क्यू आर रेडियस। अब सबको पता होगा कि पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट पर रेडियस जो होता है वो परपेंडिकुलर होता है रेडियस। तो देयरफॉर एंगल ओ क्यू डी और ओ क्यू सी, देयरफॉर ट्रायंगल एंगल ओ क्यू सी इक्वल हो जाएगा ओ क्यू डी, इक्वल हो जाएगा आपका ओ पी ए, इक्वल हो जाएगा ओ पी बी के। सारे क्यों इक्वल होंगे, क्योंकि 90 डिग्री बनेगा। इतनी बात आ रही है समझ में। अब ध्यान से देखेंगे, बट ध्यान से देखिए, तो ये जो एंगल आप देख रहे हैं ओ पी ए, ये वाला एंगल, ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है किसके, ओ क्यू डी के। तो आपको ये लिखना है ओ पी ए एंड ओ क्यू डी, बट ओ पी ए एंड ओ क्यू डी आर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। बच्चों हमने शॉर्ट में ए आई ए लिख दिया है, आपको पूरा लिखना है अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। सिमिलरली एंगल ओ पी बी एंड ओ क्यू सी आर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ए आई ए शॉर्ट में लिखते हैं, आपको फुल फॉर्म लिखना है। तो आप देखिए अल्टरनेट इंटीरियर एंगल अगर इक्वल हो तो लाइन कैसी होती है, पैरेलल होता है। तो देयरफॉर ए बी पैरेलल सी डी, हो गया प्रूफ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 30 का ही और पार्ट है। 30 का कैसा पार्ट, और दिखाता हूँ मैं आपको अभी क्वेश्चन। ये देखिए 30 का और पार्ट कर रहा है, टू राइट एंगल ट्रायंगल ABC एंड DBC आर ड्रॉन ऑन द सेम हाइपोटेन्यूज BC। अब दो ट्रायंगल है जो दोनों सेम हाइपोटेन्यूज पे ड्रॉ किया गया है, मतलब दोनों का हाइपोटेन्यूज जो होगा वो सेम होगा। ठीक है ना, ओके आगे बढ़ते। BC एंड ऑन द सेम साइड ऑफ BC इफ AC एंड BD इंटरसेक्ट P। अब उसके जो साइड है AC और दूसरे का BD, ये दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहा है किस पॉइंट पर, P पर। तो आपसे कह रहा है कि प्रूफ करना है कि AP इंटू PC जो होगा वो BP इंटू DP के बराबर होगा। बहुत आसान, सबसे पहले जो हमें कंस्ट्रक्शन दिया था, जिस तरीके का ड्राइंग करना था वो हम कर लेते हैं। तो सबसे पहले आप बनाएंगे ABC एक ट्रायंगल बनाएंगे, सपोज कीजिए ये ट्रायंगल है, इसी का नाम रख देते हैं हम ABC। अब इसी को BC को हाइपोटेन्यूज लेकर के एक और 90 डिग्री वाला बना लेते हैं हम। सपोज कीजिए कुछ स्टेप से इसका भी ये एंगल 90 डिग्री होगा। तो ABCD और ये पॉइंट आपका P। समझ में आ गया ड्राइंग। चलिए अब लिखेंगे कैसे, तो लिखेंगे गिवन दैट ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल DBC आर टू राइट एंगल ट्रायंगल, टू राइट एंगल
ट्राइंगल, ये गिवन था आपको। ओके, सो देखिए, और नेक्स्ट बोला था कि इसका जो पॉइंट है ए सी और बी डी एक दूसरे को पी पर इंटरसेक्ट कर, लिखना हो तो लिखना, नहीं तो कोई बात नहीं। अब देखिए हम दो ट्राइंगल ले रहे हैं यहाँ पर। एक ट्राइंगल है हमारा ए पी बी, ध्यान से देखिए ए पी बी, और दूसरा ट्राइंगल हम ले रहे हैं डी पी सी, डी पी सी। आप पूछोगे सर क्यों आपने ऐसा ही क्यों लिया, ए पी बी और डी पी सी ही क्यों लिया? तो जब आप ध्यान से देखोगे तो ए पी बी पी और डी पी और सी पी, यही जो हमें इसी में रिलेशन दिखाना है। इसका मतलब है कि यही दो ट्रायंगल लेना पड़ेगा हमें। अच्छा, अब इस दोनों ट्रायंगल में ध्यान से देखिए तो क्या क्या गिवन है। तो एंगल ए पर 90 डिग्री बन रहा है, तो इसको आप लिख सकते हैं पी ए बी इज इक्वल्स टू, दूसरा लिख सकते हैं आप पी डी सी इक्वल्स टू 90 डिग्री। समझ में आ रही है? अच्छा, दूसरा तो वर्टिकल अपोजिट एंगल, ये एंगल जो है इसके बराबर हो जाएगा। इसका नाम क्या रखोगे आप? तो ए पी बी रख लेते हैं, ए पी बी इक्वल्स टू डी पी सी, डी पी सी क्यों इक्वल है? तो वर्टिकल अपोजिट एंगल है ये। अब देखिए किसी दो ट्रायंगल का दो एंगल इक्वल हो तो ट्रायंगल सिमिलर हो जाता है। काफ़ी दिनों से ये चीज़ डिस्कस करते आ रहे हैं। तो लिखेंगे देयरफॉर ट्रायंगल ए पी बी सिमिलर ट्रायंगल डी पी सी के। अब ये सिमिलर हो गया, इसका मतलब साइड का रेशियो क्या होना चाहिए? इक्वल होना चाहिए। सो ए पी बाई डी पी इक्वल हो जाएगा बी पी अपॉन में पी सी के। समझ में आ रहा है? अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ए पी इंटू पी सी इक्वल होगा बी पी इंटू डी पी के। समझ में आ गया? यही हमें प्रूफ करना था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा वो क्वेश्चन नंबर 31 है, जो एक प्रोबेबिलिटी चैप्टर से लिया गया है। क्वेश्चन कह रहा है पीटर एंड रीना वर प्लेइंग द गेम, पीटर थ्रोन टू डिफरेंट डाइस टुगेदर एंड फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर ऑब्टेन। रीना थ्रोन अ डाइस and find a square of the number who has the better chance to get the number 25। अब देखिए पीटर और रीना दो डाइज अगर एक साथ टुगेदर फेंक रहे हो आप, तो टोटल नंबर ऑफ सैंपल स्पेस कितने आएंगे, या टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स लिखते हैं क्लास 10th में 36। तो आप लिखोगे टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स, टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स इज इक्वल्स टू 36। ठीक है। अच्छा, अब उससे क्या बोला कि 25 आ रहा है प्रोडक्ट। ठीक है, तो 25 के लिए बच्चों क्या क्या आएगा? 5,5। और कोई ऐसा नंबर है जिसका 25 आए? नहीं है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग प्रोडक्ट 25, प्रोडक्ट इज 25। कितने आए? 1, और टोटल कितना था? 36। सो प्रोबेबिलिटी क्या हो गया? 1 अपॉन में 36 आंसर। ठीक है। अब रीना थ्रो की, तो रीना एक ही बार थ्रो कर रही है, तो टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स कितने होंगे? तो 6 हो जाएंगे। फॉर रीना ऐसे लिख सकते हो आप, फॉर पीटर और फॉर रीना ऐसे लिख सकते हो। टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स, टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स इक्वल्स टू 6। ठीक है ना? ओके, आपका आ रहा है 25 का स्क्वायर। 25 जो है किसका स्क्वायर है? ठीक है ना? तो 5 का स्क्वायर है, उसका स्क्वायर रूट निकालेंगे। जो 25 आया था पीटर का, उसका वो स्क्वायर रूट निकाले एक्चुअली, ऐसे समझिए। तो कौन सा नंबर आएगा? 5। तो 5 कितने बार है? 25 का तो एक ही आता है ना 5। तो इसका भी प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ नंबर व्हिच स्क्वायर इज 25, स्क्वायर इज 25, तो कितना हो जाएगा? 1 अपॉन में 6 हो जाएगा, 1 अपॉन में 6। अब देखिए कह रहा है कि किसका बेटर चांस है नंबर
तो देखिए हमें देखना पड़ेगा कौन बड़ा है और कौन छोटा है। तो ऑब्वियसली आपको दिख रहा है कि 1/6 जो है वो बड़ा है 1/36 से, तो बेटर चांस किसका बन रहा है भाई, तो रीना का बेटर चांस बन रहा है। तो हेंस द रीना हैज़ द बेटर चांस टू गेट द नंबर। ठीक है बच्चों, आंसर क्या आएगा, रीना। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों सेक्शन बी, क्वेश्चन नंबर 32। तारा बोट goes 32 kilometer upstream and 44 kilometer downstream in 10 hour. In 13 hour, it can go 40 kilometer upstream and 55 kilometer downstream. Determine the speed of stream and that of the boat in still water. अब मैंने बेसिक कंसेप्ट में आपको बताया था कि अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम का मतलब क्या होता है, कि अपस्ट्रीम का मतलब देखिए क्या होता है कि वाटर इस तरफ से फ्लो हो रही है, ये वाटर फ्लो डायरेक्शन है, और आपका जो बोट है वो अगर इस तरफ से आ रहा है अपोजिट डायरेक्शन में, तो इसको बोलते हैं अपस्ट्रीम। क्या बोलते हैं, अपस्ट्रीम। ठीक है, सो सपोज कीजिए अगर बोट का हमने एक्स मान लिया और इसका वाई मान लिया, तो क्या हो जाएगा हमारा अपस्ट्रीम में स्पीड क्या हो जाता है, एक्स माइनस का वाई। क्लियर है। सिमिलरली डाउन स्ट्रीम का मतलब क्या होता है कि आपका वाटर का फ्लो जो है और बोट का फ्लो ये दोनों सेम होता है। ठीक है, अब बोट का हम एक्स लिए थे और वाटर को वाई ले लिए थे, तो डाउन स्ट्रीम में स्पीड क्या होगा, एक्स प्लस का वाई। समझ में आ रहा है, ये दोनों आपस में क्या होगा, जुड़ जाएंगे। चलिए यही हमें अभी करना है। तो सबसे पहले आपको लिखना है लेट द स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर, स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर इक्वल्स टू एक्स किलोमीटर पर आवर। ठीक है, और स्पीड ऑफ स्ट्रीम इक्वल्स टू वाई किलोमीटर पर आवर, वाई किलोमीटर पर आवर। देयरफॉर आपको लिखना है देयरफॉर स्पीड इन अपस्ट्रीम, स्पीड इन अपस्ट्रीम, स्ट्रीम इक्वल्स टू क्या हो जाएगा बच्चों, एक्स माइनस का वाई किलोमीटर पर आवर। ठीक है ना। ओके, स्पीड इन डाउन स्ट्रीम, स्पीड इन डाउन स्ट्रीम इज इक्वल्स टू एक्स प्लस का वाई किलोमीटर पर आवर। ठीक है, ओके। सो अब देखिए ATQ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्वेश्चन में क्या कह रहा था, 30 किलोमीटर अपस्ट्रीम में जा रहा है, तो 30 बाई एक्स माइनस का वाई प्लस 44 किलोमीटर जा रहा था डाउन स्ट्रीम में, तो 44 किलोमीटर बाय डाउन स्ट्रीम मतलब एक्स प्लस वाई। तो देखिए डिस्टेंस बाय स्पीड क्या होता है, टाइम होता है, तो कितना टाइम ले रहा था, 10 आवर। कितना बच्चों, 10 आवर। लेट इट बी इक्वेशन फर्स्ट। सिमिलरली दूसरा कंसेप्ट क्या बोला कि 40 किलोमीटर अपस्ट्रीम में जाएगा, तो 40 बाई एक्स माइनस का वाई प्लस 55 किलोमीटर जा रहा है डाउन स्ट्रीम में, तो 55 बाई एक्स प्लस का वाई। कितना टाइम ले रहा था, तो 13 आवर्स। कितना, 13 आवर्स। लेट इट बी इक्वेशन सेकंड। ये आपके इक्वेशन सेकंड हो गए। अब देखिए 1 बाई एक्स प्लस वाई जो है वो इक्वल है किसके, ए के, और 1 बाई एक्स माइनस वाई इक्वल है किसके, बी के। समझ में आ रहा है, ये हमें लेट कर लेना है। ये क्या करना है, लेट करना होता है, LET लेट। अब आपका इक्वेशन बनेगा 40A प्लस 55B इज इक्वल्स टू 13, और इससे पहले वाला जो इक्वेशन था तो 30A प्लस 44, 30A प्लस 44B इज इक्वल्स टू 10। इसको ही थर्ड मान लेते हैं, हमें नीचे वाले को फोर्थ मान लेते हैं। ये थर्ड, ये फोर्थ इक्वेशन है। तो अब क्या करना है बच्चों, इसको जो है आप 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए और इसको 4 से, और एलिमिनेशन मेथड लगा दीजिए। तो थर्ड से आप मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 3 जा 12, सो 120A प्लस 165B इक्वल्स टू 39। ये 120A प्लस 176B इक्वल्स टू 40। माइनस करना है तो सब्ट्रैक्ट कीजिए, माइनस माइनस माइनस। देखिए फर्स्ट तो कट जाएगा, अब इसको माइनस करेंगे तो माइनस का 11B होगा। सो माइनस का 11B इज इक्वल्स टू माइनस का 1। माइनस माइनस दोनों साइड से कैंसिल कर सकते हो, तो B इक्वल्स टू कितना आ रहा है, 1 अपॉन में 11। समझ में आ रहा है।
अब ये 1/11 जो है ये किसी भी इक्वेशन में आप सब्स्टिट्यूट कर सकते हो, अदर थर्ड और फोर्थ में। तो चलिए हम थर्ड में कर लेते हैं। तो थर्ड में आप करोगे तो थर्ड इक्वेशन था हमारा 40A प्लस 55B। तो 55 इंटू 1/11 इक्वल्स टू कितना 13। 11 1 जा 11, 11 5 जा 55। सो 40A इज इक्वल्स टू 13 माइनस का 5। सो 40A इज इक्वल्स टू 8। तो A इक्वल्स टू कितना आएगा 8/40। 8 1 जा 8, 8 5 जा 40। कितना आया बच्चों A का वैल्यू 1/5। A का वैल्यू कितना 1/5। अच्छा, अब हमने A किसको लेट किया था तो 1/x माइनस वाई को। तो 1/x माइनस वाई इक्वल्स टू A का वैल्यू मीन्स 1/5। क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए तो x माइनस वाई जो है वो आपका 5 हो गया। थर्ड और फोर्थ हो गया था तो फिफ्थ इक्वेशन इसको लेट कीजिए। दूसरा 1/x प्लस वाई को हमने B लेट किया था, B का वैल्यू कितना है 1/11। अगेन क्रॉस मल्टीप्लाई करना है तो x प्लस का y इक्वल्स टू 11। ये आपका सिक्स्थ इक्वेशन है। अब दोनों इक्वेशन को ऐड कर दीजिए अगेन। तो x माइनस वाई जो है वो आपका कितना था इक्वेशन में तो x माइनस वाई 5 है और x प्लस वाई जो है वो 11 है। दोनों इक्वेशन को ऐड करेंगे तो प्लस माइनस कैंसिल हो जाएगा। 2x इज इक्वल्स टू 16। 2 1 जा 2, 2 8 जा 16। सो x का वैल्यू कितना आया 8। अब 8 प्लस का y कितना है 11। तो y कितना होगा बच्चों 11 माइनस 8 दैट इज 3 किलोमीटर पर आवर। यही आंसर है, ये हो जाएगा 8 किलोमीटर पर आवर। पहला आंसर। दूसरा चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका इसी का और पार्ट, इसी का और पार्ट है। बहुत आसान क्वेश्चन है। कह रहा है 2 पोल्स ऑफ इक्वल हाइट आर स्टैंडिंग अपोजिट टू ईच अदर। अच्छा, 2 पोल है इक्वल हाइट का है, एक दूसरे के अपोजिट में खड़ा है, ठीक है, ऑन अदर साइड ऑफ द रोड विच इज 80 मीटर वाइड। जो 80 मीटर वाइड है वो रोड। ये बच्चों एनसीईआरटी का डायरेक्ट क्वेश्चन है, आप सबने किया होगा। फ्रॉम अ पॉइंट बिटवीन देम ऑन द रोड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑन द टॉप ऑफ द पोल आर 60 एंड 30। अच्छा, अब पोल के कहीं से बीच में नहीं कह सकते हम, कहीं एक पॉइंट है वहां से दोनों पोल का जो टॉप का एंगल है और एक का 30 है और एक का 60 है, ठीक है। तो आपसे पूछ रहा है फाइंड द हाइट ऑफ द पोल एंड डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द पोल। तो हाइट ऑफ पोल फाइंड आउट करना है और दूसरा उस पॉइंट से पोल के बीच का डिस्टेंस क्या है ये फाइंड आउट करना है। समझ में आ गया क्वेश्चन। चलिए ड्राइंग की बात करें तो ड्राइंग देखिए कुछ इस टाइप से बनेगा। सपोज कीजिए ये पहला पोल है और ये दूसरा पोल, सेम हाइट का रखना है आपको पोल। दोनों का बीच का डिस्टेंस 80 मीटर है, इसको भी ध्यान में रखना है। अच्छा, बीच में कोई पॉइंट ले लेते हैं जहां से एंगल ऑफ एलिवेशन जो है वो दिख जाए। सपोज कीजिए कि पहला एंगल कितना था 60, तो इसको हम 60 ले लेते हैं और इसको 30 ले लेते हैं, कोई दिक्कत। अब ये डिस्टेंस टोटल जो है आपका वो कितना दिया था तो टोटल डिस्टेंस है 80। यहाँ से लेकर के यहाँ तक की जो डिस्टेंस है वो 80 गिवन है आपको ऑलरेडी, ठीक है। तो चलिए एक को x मान लेते हैं। नेमिंग अगर करना चाहें तो A B C D और E। BC को हम x मान लेते हैं तो CD कितना हो जाएगा 80 माइनस का x। इतनी बात आ रही है आप सबको समझ में। चलिए लेट, आपको लिखना है लेट AB एंड DE आर 2 poles of equal height। 2 poles of equal height, इक्वल हाइट। दोनों का हाइट सेम था, पहले ही क्वेश्चन में बोल दिया था। नाउ इन ट्राइंगल ABC, तो ABC में अगर हम tan थीटा लगा दें, tan 60 डिग्री, तो इक्वल्स टू हो जाएगा AB बाई BC। अब tan 60 का वैल्यू होता है बच्चों √3। कितना √3। सो √3 इज इक्वल्स टू AB अपॉन में BC x है। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए तो AB इक्वल्स टू आ गया √3x। कितना √3x। अब दूसरा ट्रायंगल लेना है हमें CDE। इन ट्रायंगल CDE
इसमें हमें 1030 डिग्री लगाना है। तो 1030 अगर आप लगाते हो इसमें, फॉर्मूला तो सेम रहेगा, परपेंडिकुलर बाय बेस। तो 1030 परपेंडिकुलर है हमारा सी डी, सॉरी डी ई, तो डी ई बाई सी डी, डी ई अपॉन में सी डी। 1030 का वैल्यू होता है बच्चों 1/√3। सो 1/√3 इज इक्वल्स टू डी ई बाई सी डी जो है वो आपको 80 माइनस का एक्स, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए तो √3 डी ई इक्वल होगा 80 माइनस का एक्स। अब यहाँ से अगर हम डी ई का वैल्यू निकालना चाहें तो 80 माइनस का एक्स बाई √3, इसको सेकंड मान लीजिए। अब देखिए पहले इक्वेशन में ही बता दिया था कि दोनों पोल इक्वल हाइट के हैं, तो इसका मतलब ये कि ए बी जो है और डी ये दोनों इक्वल होंगे। तो अगर लेफ्ट लेफ्ट के इक्वल है तो राइट राइट के इक्वल होना चाहिए। तो √3x जो है आपका वो इक्वल हो जाएगा किसके, √3x जो है वो इक्वल हो जाएगा 80 माइनस एक्स बाई √3 के। आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए। सो 3x इज इक्वल्स टू 80 माइनस एक्स। अब x को आपको क्या करना है, लेफ्ट हैंड साइड लाना है। सो 3x प्लस एक्स इज इक्वल्स टू 80, 4x इक्वल्स टू 80। सो 4 1 जा 4, 4 20 जा 80 होता है। तो x का वैल्यू कितना है बच्चों, 20 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर में ही गिवन था, एक सेकंड चेक कर लेते हैं, नहीं मीटर में गिवन था, तो 20 मीटर। समझ में आया। तो अब देखिए हाइट ऑफ द पोल, सबसे पहला हमें सबसे पहला क्या फाइंड आउट करना था, हाइट ऑफ द पोल, हाइट ऑफ द पोल। x √3 था, तो ये हो जाएगा 20 √3 मीटर, पहला आंसर। दूसरा कह रहा था उस पॉइंट से डिस्टेंस कितना होगा। तो x जो है हमें पता चल गया था, तो हमने BC को x माना था, तो BC इक्वल्स हो गया 20 मीटर, सेंटीमीटर नहीं मीटर, 20 मीटर। तो CD कितना होगा बच्चों, 80 माइनस एक्स था, तो 80 माइनस का 20 मीन्स 60 मीटर। समझ में आया, यही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों क्वेश्चन नंबर 33। क्वेश्चन कर रहा है इन PQR, इन ट्राइंगल PQR राइट एंगल एट Q। अब PQR एक राइट एंगल ट्राइंगल है जिसमें आपको पहले से बता दिया कि राइट एंगल कहाँ बन रहा है, Q पर। ओके, QX परपेंडिकुलर PR, XY परपेंडिकुलर RQ एंड XZ परपेंडिकुलर टू PQ आर ड्रॉन, प्रूव दैट XZ स्क्वायर इज इक्वल टू PZ इंटू ZQ। यहाँ पे बच्चों 3-4 कंडीशन दिया है आपको, कौन किसके पैरेलल है ऑलरेडी आपको बता दिया है, ठीक है ना। तो देखिए हमें जो गिवन था उसी को अगर गिवन डैट को लिखे तो QR जो है परपेंडिकुलर है PQ पर, एंड दूसरा XZ जो है ये भी परपेंडिकुलर है किस पर, तो PQ पर। अब ये दोनों परपेंडिकुलर है, तो इसका मतलब ये कि XZ जो होगा वो क्या हो जाएगा, पैरेलल हो जाएगा किसके, YQ के। बात आ रही है समझ में। सिमिलरली आपका दूसरा साइड जो है XY मतलब ये वाली लिख रहे हो ना आप, मैं पे ड्राइंग इसलिए नहीं कर रहा हूँ ताकि क्लियर दिख रहा है, मैं ड्राइंग कर दूंगा तो फिर लिखा हुआ मिट जाता है। तो XY ये पैरेलल हो जाएगा किसके, इसके ZQ के। अच्छा अब देखिए अगर पैरेलल हो गया इसका मतलब ये कि ये जो आपका दिया है PQXY, P नहीं है यहाँ पर, इसलिए मैं आपको कह रहा था कि ड्राइंग करने से वो दिखता नहीं है मुझे। यस, मतलब XYQZ, ठीक है ना, ये क्या हो जाएगा, पैरेललोग्राम हो जाएगा ZQ। देयरफॉर XYQZ इज अ रेक्टेंगल कह सकते हैं, पैरेललोग्राम नहीं रेक्टेंगल, क्योंकि 90 डिग्री भी तो है। पैरेललोग्राम अगर कहते हैं 90 डिग्री नहीं होता तो सिर्फ पैरेललोग्राम करते, यहाँ पे 90 डिग्री है तो रेक्टेंगल हम कह सकते हैं। अच्छा अब यहाँ पर ध्यान से देखिए एक चीज़ हम क्या करने क्या वाले हैं कि कंस्ट्रक्शन कर लेते हैं, थोड़ा सा इसको ज्वाइन कर दीजिए ये वाली लाइन। तब देखिए अब यहाँ पे 2 ट्रायंगल आपको दिख रहा होगा, एक ट्रायंगल ये है जिसमें मैंने 1 लिखा है, एक 2 वाला, समझ में आ रहा है। अच्छा तो छोटा सा एक ट्रायंगल में देखिए सबसे पहला जो ट्रायंगल है वो XQZ में, XQZ, तो XQ और Z इस दोनों एंगल में आप देखेंगे
तो जेड जो है 90 डिग्री है, इसका मतलब ये कि एक्स और क्यू पर जो एंगल बन रहा है इस दोनों को प्लस करके कितना होना चाहिए, 90 डिग्री। तो लिखेंगे इन ट्राइंगल एक्स क्यू जेड में एंगल जेड एक्स क्यू प्लस एंगल एक्स क्यू जेड इज इक्वल टू 90 डिग्री। ये बात आ रही है समझ में? क्योंकि तीनों का 180 होना चाहिए ना, तो एक तो जेड पे ऑलरेडी 90 है, तो बाकी का जो बचा वो 90 होगा। चलिए नेक्स्ट दूसरा देखते हैं। दूसरा एंगल, ये जो दूसरा ट्रायंगल है वो ट्रायंगल देखिए क्या सब है। तो इन ट्रायंगल पी जेड एक्स में इन ट्रायंगल पी जेड एक्स, इसमें ध्यान से देखिए। तो जेड पे 90 डिग्री बनेगा, मतलब पी और एक्स मिलकर 90 होना चाहिए। समझ में आ रहा है ना? तो पी और एक्स मिलकर अगर 90 होना चाहिए तो वैल्यू पी और एक्स का कैसे नेमिंग कैसे करोगे? तो जेड पी एक्स प्लस एक्स वाले एंगल को पी एक्स जेड इज इक्वल टू कितना, 90 डिग्री। पहले वाले को इक्वेशन 1 में लेट कर लेते हैं और दूसरे वाले को इक्वेशन सेकंड लेट कर लेते हैं। ऐसे ही थर्ड वाला देखिए। तो फर्स्ट और सेकंड से देखिए कुछ कॉमन दिखा क्या? फर्स्ट और सेकंड से अगर आप ध्यान से देखेंगे, अब दूसरा क्या बोला था कि एक्स क्यू जो है परपेंडिकुलर है पी आर के, ये भी बोल दिया था। एक्स क्यू किसके परपेंडिकुलर है? पी आर के। तो देखिए ये एंगल 90 डिग्री होगा, यहाँ पर ये 90 डिग्री होगा और ये भी 90 डिग्री होगा, ठीक है ना? तो इसका मतलब इस ये एंगल और ये एंगल ये दोनों मिलके कितना होना चाहिए, 90 डिग्री। ये पूरा 90 है, तो ये एंगल और ये एंगल ये दोनों मिलकर 90 ही तो होगा। सो आप लिखोगे इन ट्रायंगल एक्स पी क्यू में इन ट्रायंगल एक्स पी क्यू में एंगल एक्स पी जेड प्लस एंगल, इसका नाम रखोगे आप एक्स क्यू पी इक्वल टू कितना, 90 डिग्री। बात आ रही है समझ में? इसको आप थर्ड मान लीजिए। इसको क्या मानोगे, थर्ड इक्वेशन। हमें अभी तक 3 इक्वेशन मिला है। अब देखिए इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन थर्ड को कंपेयर कीजिए। तो फर्स्ट और थर्ड को हम कंपेयर कर लें तो एक्स क्यू पी और यहाँ भी है एक्स क्यू जेड। तो इस फर्स्ट और फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड थर्ड फर्स्ट और थर्ड को आप ध्यान से, ये जो आपने लिखा है आप अपने कॉपी में अगर लिख रहे होंगे तो ध्यान से आपको पता चल जाएगा कि आप क्या लिख रहे थे। तो इससे आप देखेंगे तो हमारा जो एंगल आ रहा है, दोनों एंगल इक्वल, वो है आपका क्यू एक्स जेड, ये इक्वल हो जाएगा एंगल एक्स पी जेड के, ठीक है। चलिए आप थर्ड और सेकंड और थर्ड को कंपेयर कीजिए। फ्रॉम इक्वेशन सेकंड और थर्ड इस दोनों को कंपेयर करोगे आप तो आपको कौन कौन से एंगल इक्वल दिख जाएगा। तो एंगल एक्स क्यू जेड इक्वल होगा किसके, तो ये एंगल इक्वल होगा एक्स पी जेड के। अब इसको चाहो तो फोर्थ और फिफ्थ लेट कर सकते हो, ठीक है। सो देखिए इस दोनों का अगर मैं डिवाइड करूँ, लेफ्ट के इक्वल है तो राइट के इक्वल होगा ऑफकोर्स। तो यहाँ से जो है आपको दिख गया कि ट्रायंगल पी जेड एक्स सिमिलर हो जाएगा ट्रायंगल एक्स जेड क्यू के। अगर ये सिमिलर हो गया तो इसका साइड का रेशियो इक्वल होना चाहिए। सो पी जेड बाई जेड एक्स इक्वल होगा एक्स जेड बाई जेड क्यू। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए तो पी जेड इंटू जेड क्यू इक्वल होगा एक्स जेड का स्क्वायर। यही हमें प्रूव करना था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 34। क्वेश्चन नंबर 34, ये क्वेश्चन है। यहाँ पर आप लोगों को दिख रहा होगा क्वेश्चन कर रहा है इन द गिवन फिगर ओ इज द सेंटर ऑफ द सर्कल। ओ सेंटर है, ओके। नेक्स्ट
AC 24 सेंटीमीटर है, AB 7 सेंटीमीटर है। AC ध्यान से देखिए, ये कॉर्ड है इस सर्कल का जो आपको दे दिया 24, AB 7 सेंटीमीटर है, AB ध्यान से देखिए 7 सेंटीमीटर है। एंगल BOD 90 डिग्री है, BOD ध्यान से देखना है आपको, BOD, D इसका मतलब नीचे होना चाहिए जो ऑलरेडी दिख नहीं रहा है इसमें। मान लीजिए यहाँ पर ये D है, ये पॉइंट D, तो BOD जो है वो 90 डिग्री है। ठीक है ना। तो आपसे क्या पूछ रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन रीड करें। BOD 90 डिग्री है, फाइंड द एरिया ऑफ शेडेड रीजन। अच्छा, तो शेडेड रीजन का एरिया चाहिए हमको। ठीक है, अच्छा, तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले हमें क्या फाइंड आउट करना होगा, डायमीटर फाइंड आउट करना होगा, ये BC। तो ये कैसे पता चल जाएगा, तो ये पता करने के लिए ऑलरेडी उसने बोल दिया है कि BOD 90 डिग्री है। ठीक है ना, तो BOD अगर 90 डिग्री है और किस किस का वैल्यू दे दिया है, हमें BC अगर निकालना चाहें हम, इसमें देखिए AB भी 7 है और AC 7 है और AB जो है 7 है, AC 24 है और AB 7 है। तो इसका मतलब ये भी एक राइट एंगल ट्रायंगल है। AC 24 मतलब इसको मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, कन्फ्यूजन हो रही है। ये रहा आपका 24 और ये रहा आपका 7, तो 24 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर ये इक्वल हो जाएगा। इसका मतलब है कि हम BC निकालेंगे तो अंडर रूट 24 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर, तो ये होगा आपका 576 प्लस 49, 625, 625 अगर हो रहा है तो ये 25 आएगा। सो BC अगर 25 हो गया बच्चों तो OB इक्वल्स टू OC इक्वल्स टू कितना आएगा, 12.5। समझ में आ रहा है। अब ये 12.5 आ गया तो हो गया काम आपका। सबसे पहले हमें निकालना पड़ेगा शेडेड एरिया का, अगर रीजन आप निकालना चाहते हो तो देखिए OBD जो है वो क्वाड्रेंट है। ठीक है, OBD क्या है, क्वाड्रेंट है, तो उसका एरिया निकल जाएगा 1/4 और पाई आर स्क्वायर। ठीक है, रेस्ट क्या बचा, तो रेस्ट बचा है हमारा ये शेडेड रीजन जिसमें 24 AC दे दिया आपको, ये वाला पार्ट ये। तो इसके निकालने के लिए क्या करोगे, सेमी सर्कल का एरिया माइनस एरिया ऑफ दिस ट्राइंगल। आप सबको समझ में आ गया कि कैसे निकालना है एरिया ऑफ शेडेड रीजन। सबसे पहले एरिया ऑफ शेडेड रीजन, शेडेड रीजन सबसे पहला क्वाड्रेंट का एरिया चाहिए, तो 1/4 पाई आर स्क्वायर प्लस एरिया ऑफ सेमी सर्कल, सो 1/2 पाई आर स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल, एरिया ऑफ ट्राइंगल। सो 1/4 इंटू पाई का वैल्यू 22/7, ये कॉमन निकाल लेना अगर हम, नहीं तो वैल्यू पुट ही कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। 25/2 इसका स्क्वायर प्लस 1/2 इंटू 22/7 इंटू 25/2 इसका स्क्वायर माइनस 1/2 इंटू बेस हमारा था 24 इंटू 7, सो 7 इंटू 24 लिखो या 24 इंटू 7 सेम ही है। 2 से काट दोगे तो 12, तो 12 7 84 हो गया। यहाँ पे 2 से ये कट जाएगा 11 बार में, यहाँ भी 2 2 या 11 बार में। समझ में आ रहा है बच्चों। अब देखिए 11/7 2 14 इंटू 25 का स्क्वायर 625 होता है, बाई 2 का स्क्वायर 4 प्लस 11/7 इंटू 62 5 मतलब 625/4 और माइनस का 84। समझ में आ रहा है। तो इस सबको सारे को आप सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर आएगा 283.94 सेंटीमीटर स्क्वायर।